तो क्रिप्स मिशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, वो हम कराने वाले हैं, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो इसमें पहला है कि जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो किस वर्ष आया था, तो वो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में भारत में आया था। ठीक है। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 8 अगस्त 1942 बम्बई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में। ठीक है। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है कि किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी, तो जाति सरकार की जो स्थापना थी आपकी बंगाल के मिदनापुर में, वो 1942 में हुई थी। ठीक है। फिर आता है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ये कब कहा गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये कहा गया था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में ही हम दिवंगत हो जाएंगे। ठीक है। आगे है कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। महात्मा गांधी का ये कथन था। महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कि आज़ादी अब हमारी पहुंच में है, बस हमें इसे कसकर पकड़ के रखना है। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आगे है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कहाँ से? तो बम्बई से प्रारंभ किया था आपका। इसके बाद आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। तो बम्बई बनाया, जो बंदी बनाया था महात्मा गांधी को, वो भी आपके बम्बई में ही बनाया था, जिसे वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश का वो है जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो वो बलिया था। कौन सा था? बलिया देश जो शहर है उसमें आपका समांतर सरकार का निर्माण किया गया था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो भूमिगत जो गतिविधियां थी उसको संगठित आपके जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए? तो ये आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। किसने? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है। आगे है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, तो जो लुई फिशर थे वो महात्मा गांधी के साथ थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। नेक्स्ट है कि वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल थे, जो कि भारत के प्रधान सेनापति थे जब भारत में ये लहर चली थी। आगे है कि कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित था। तो नियमित रूप से जो कार्यक्रम था वो आपका राम मनोहर लोहिया के नाम से जो कार्यक्रम था वो प्रसारित हो रहा था नॉन स्टॉप। फिर है कि वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो वो आपकी हिंदू सभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब थी। ये ऐसी सब पार्टियां थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। अब आगे आता है कि करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। अब आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि INA के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया। तो INI की जो अधिकारी पर मुकदमा आपके लाल किला दिल्ली पर चलाया गया था। फिर है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले संबोधित किया था। फिर है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनकी लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में वकालत किसने की थी? तो जो आपके सर TV सप्रू थे उन्होंने आज़ाद हिंद के फौज के अधिकारियों पर उनकी वकालत की थी। ठीक है। फिर है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वो आपका 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ठीक है। आगे है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। तो कब गठित की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो सिंगापुर में स्वाधीन भारत की जो सरकार गठित की थी वो आपकी 21 अक्टूबर 1943 को की थी। ठीक है। आगे है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर है कि आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो 7 वर्ष का जो कारावास का दंड था वो आपके राशिद अली को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की
गठन की सक्रिय सहयोग दिया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो गठन हुआ था उसमें सक्रिय सहयोग जो था वो आपके रास बिहारी बोस ने दिया था। ठीक है, आगे रहेगा इसी में कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये किसने कहा था? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था? तो सुभाष चंद्र नेताजी का जो जन्म था वो आपके कटक में हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि कैबिनेट मिशन और संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन, यानी कि जो कैबिनेट मिशन था और संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो है इसमें। ठीक है, तो इसमें है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रचार था वो कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में प्रस्तुत किया था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि कैबिनेट मिशन ने भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, आगे है कि भारतीय संविधान की जो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके VR अम्बेडकर हैं। ठीक, फिर है कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा आपकी 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे है आपका कि माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो राज्य की स्वीकृति जो है वो उनको 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख में आंसू पहुंचना होगा। तो ये किसने कहा था कि मेरा प्रत्येक उद्देश्य ये है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचना? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, फिर है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो शामिल नहीं हुए थे तो वो महात्मा गांधी थे जो कि शामिल नहीं हुए थे। ठीक, फिर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपके JV कृपलानी थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि जब भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके रेडक्लिफ थे। आपको पता भी होगा कि जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि उस पर जो साइन किए थे वो आपके रेडक्लिफ के ही थे। ठीक है, आगे है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो विभाजन के जो प्रस्ताव था उसका समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसके बाद आता है आपका कि भारतीय स्वतंत्र विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो स्वतंत्र विधेयक को जो राज्य की स्वीकृति थी वो 18 जुलाई 1947 को हुई थी। ठीक है, आगे है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना जो है वो देश के विभाजन की आधार बनी थी। ठीक है, फिर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। तो विपक्ष में जो मतदान था वो आपका खान अब्दुल गफ्फर खान ही किया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति थी तो वो गवर्नर जनरल पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को क्या कहते हैं? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी उसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार जो भारत सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं थी तो वो लॉर्ड एंटनी। ठीक, वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। तो जो माउंटबेटन योजना है वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। ठीक है, आगे है कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एंटनी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण में घोषणा की थी? तब वो जो महात्मा गांधी थे वो आपके नई दिल्ली में थे। ठीक है, अब आता है हमारा भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। फिर आता है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं उनके संस्थापक, भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल। तो इनको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।